अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो जनाब, इसमें देखेंगे फोर्स का फार्मूला क्या है, डायरेक्शन फोर्स की किस चीज पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन मालूम कैसे करते हैं, और ये इसके लिए कंडीशंस क्या हैं इसको स्टडी करने के लिए। तो शुरू करते हैं जनाब। हेडिंग है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो इसकी कुछ खास बातें जहन में रखनी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके उस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल के लिए मूव करना जरूरी है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तभी उस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। ठीक होगी बात। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के और वेलोसिटी के। क्या मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा फोर्स। ठीक होगी बात। और मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वेलोसिटी के। ये हम देखेंगे, आगे प्रूव करेंगे इस चीज का। और ये हम कैसे मालूम कर पाएंगे? राइट हैंड रूल से मालूम कर पाएंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट नहीं करती अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो तब चार्ज पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है, इसका मतलब क्यू जीरो हो गया। अब चाहे वो मूव करे चाहे वो रेस्ट पे हो, इसका मतलब जब क्यू जीरो है, चार्ज ही नहीं है, तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक होगी बात। अब इस चीज को लेके ये हमारे पास की पॉइंट्स थे जो हमने इस टॉपिक में देखने हैं। आप जब से जैसे पढ़ेंगे तो ये सारी बातें बीच में आती जाएंगी। चले जनाब, तो देखते हैं। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है। ठीक है, अब ये जो करंट है बेसिकली तो फ्लो ऑफ चार्जेस है। इसका मतलब मूविंग चार्जेस पे क्या लगती है? फोर्स लगती है जो मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं। बात समझ आ रही है कि आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रही है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका मतलब चार्जेस पे फोर्स लग रही है। तो शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से मेरे पास एक पीस ऑफ वायर है जिसकी लेंथ एल है। इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो एरिया इनटू लेंथ, तो ए एल इसका आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हम के नंबर ऑफ कैरियर यानी चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में चार्जेस की तादाद कितनी है? एन। तो अब मेरे पास वॉल्यूम कितना था? ए एल। तो ए एल वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी? तो एन ए एल हो जाएगी, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में एन है। तो एन ए एल आपके पास ए एल वॉल्यूम में कितने चार्जेस हो जाएंगे? एन ए एल हो जाएंगे। ठीक होगी बात। तो ये मेरे पास इस वॉल्यूम के अंदर तादाद मालूम पड़ गई कि इस तार के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस कितने हैं ए एल वॉल्यूम के अंदर। तो वो कितने हैं? एन ए एल। फिर मैं कहता हूं कि हर एक पे चार्ज यानी जो चार्जेस जा रहे हैं इंडिविजुअल चार्ज कितना है? क्यू। ठीक है, अब इसे हम देख के आगे जाके, तो आपके पास इस क्यू चार्ज को यहां से यहां तक जाने में जो फासला लगेगा डेट इज एल। अगर उसकी वेलोसिटी v हुई तो टाइम निकाला जा सकता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू एल ओवर वी। बेसिकली तो टूल जो लगाया एस इज इक्वल टू वी टी लगाया। ठीक होगी बात। तो अब यहां से टोटल चार्ज अगर हम देखें तो मेरे पास टोटल कैरियर कितने थे? एन ए एल। ईट इंडिविजुअल चार्ज कितना था? क्यू। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी हो जाएगी? डेल्टा क्यू हो जाएगा, क्यू एन ए एल। ठीक होगी बात। तो अब आपको डेल्टा क्यू भी पता है, टाइम फैक्टर भी पता है, तो करंट निकाला जा सकता है क्योंकि आपने डेल्टा टी भी देख लिया, डेल्टा क्यू भी देख लिया है। तो आपने डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी देखी? क्यू एन ए एल। फिर आपको टाइम पता है एल ओवर वी, यहां से एल एल से कट जाएगा, आपके पास रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा जनाब एन ए क्यू वी। तो ये वो करंट की मिकदार आ गई। अब हम जानते हैं कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगती है एफ इजिकल टू आई एल क्रॉस बी। आई की वैल्यू तो अभी अभी मैंने निकाली। आई की ये वैल्यू जब मैं प्लेस करूंगा यहां पे तो क्या हम लिख सकेंगे? एन ए क्यू वी एल क्रॉस बी। अब आपके पास जो फोर्स है वो इस एल सेगमेंट पे लग रही है।
क्योंकि इसके अंदर सारे चार्जेस थे। अच्छा जी, अब अगर आप तस्वीर देखें तो जिस सिंक में अब एल लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो कैरियर की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही लेंथ की डायरेक्शन है। तो आप एल वेक्टर जो सेगमेंट था उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी वाली डायरेक्शन लेंगे। तो एल यूनिट वेक्टर जो था वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? वी यूनिट वेक्टर से। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, इसका मैग्नीट्यूड एल का एल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वन, वी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वन। तो इसका मतलब वी एल वेक्टर को हम लिख सकते हैं वी एल यूनिट वेक्टर इंटू एल मैग्नीट्यूड, और एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर डाला जा सकता है क्योंकि बराबर है और सेम है। तो क्या ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा? ठीक हो गया। इसका मतलब इक्वेशन 2 में जहां पे वी एल वेक्टर लिखा हुआ है वहां पे वी वेक्टर एल रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपके पास ये इक्वेशन 3 आ गई, तो आपने वो रिप्लेसमेंट की, तो अब आपके पास एन ए एल क्यू वी क्रॉस बी आ गया। अब अगर आपको याद हो तो एन ए एल टोटल कैरियर थे इस वॉल्यूम के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे एन ए एल आ रहा है, ये टोटल कैरियर आ गए। तो इसका मतलब ये फोर्स सारे कैरियर्स पे लग रही है, चार्ज कैरियर्स पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो इक्वेशन 3 बता रही है। अगर मैं कहूं मुझे सिंगल चार्ज कैरियर पे फोर्स चाहिए तो एन से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये कट जाएगा तो क्यू वी क्रॉस बी आ जाएगा। तो ये एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ सिंगल चार्ज कैरियर जो वी वेलोसिटी से चलेगा मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर, उस पर ये टूल लग रहा होगा। तो आप इसे जनरल इक्वेशन कह लेते हैं कि ये जो कोई भी चार्ज जो मूव कर रहा होगा उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव है तो क्यू नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका मतलब जो इक्वेशन 5 है वो आपको रिप्रेजेंट करेगी जब कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। इसी तरीके से प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्यू की जगह पॉजिटिव ही डाल देंगे, तो ये इसका इक्वेशन तब इस्तेमाल करेंगे जब पॉजिटिव चार्ज कैरियर मूव कर रहा होगा। अब डायरेक्शन जैसे मैंने शुरू में कह दिया था कि हमने राइट हैंड रूल से निकालनी है, तो आपने इससे पहले जो राइट हैंड रूल पढ़ा उसके में थंब आपको करंट बता रहा था, फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रही थी। तो अब थंब आ जाएगा वेलोसिटी और फिंगर्स आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, और हथेली पे नॉर्मल आपके पास जो होगा दैट इज आपके पास वो फोर्स बताएगा। तो हम कहेंगे अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के तहत देखते हो तो चूंकि v क्रॉस b है तो यहां से देखें v क्रॉस b, तो फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करो सेकंड वेक्टर की जानिब और थंब को इरेक्ट रखो, तो ये इरेक्ट थंब आपको किसकी सिमत देगा? फोर्स की सिमत देगा अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब अगर आप v क्रॉस b को ऐसे दे लेके जाएंगे तो ये आप देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो अब डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज के लिए। सेम केस फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए है, आपने जस्ट v को रोटेट करना है किसकी जानिब? b की जानिब, और अगर नेगेटिव होगा तो उस पर आपका पास जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो उसके अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि v क्रॉस b फोर्स है, जब आप किसी वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें फोर्स के तो वो क्यू वी भी साइन थीटा लिखा जा सकता है। थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। अगर आप यहाँ पे देखें तो वी और बी में 90 का एंगल है, तो इसका साइन 91 आ जाएगा। साइन 91 होने के नाते मैक्सिमम फोर्स बनेगी, तो क्यू वी बी आ जाएगा। इसका मतलब आप फिर देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस केस में आप समझ सकते हैं। मिनिमम फोर्स की बात करें जब कोई पार्टिकल पैरेलल होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, या एंटी पैरेलल होगा, तो दोनों सूरतों में आपके पास फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। पैरेलल हुआ तो थीटा जीरो, एंटी पैरेलल हुआ तो 180, दोनों सूरतों में साइन जीरो होता है, तो आपके पास फोर्स जीरो आ जाएगी। अब अगर हम यूनिट की बात करें तो यहां से मैक्सिमम फोर्स क्यू वी बी है, तो बी मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या आप कह लो तो ये एफ डिवाइडेड बाई क्यू वी आ जाएगा। तो देखो फोर्स के यूनिट न्यूटन आ गए, क्यू के यूनिट कूलम आ गए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है। तो अब आपके पास क्या है जनाब? तो आप इस जगह पे कूलम पर सेकंड, क्या इसे करंट ना देख सकते हो? एम्पेयर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के जो एस से यूनिट है दैट इज टेस्ला। तो टेस्ला बराबर है किसके? न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पेयर इनटू मीटर। आज का इसके जो पुराने यूनिट है दैट इज गास। 1 टेस्ला इक्विवेलेंट है 10⁻⁴ गास के।
ये नॉन एसए यूनिट्स माने जाते हैं, मगर बहुत सारी बुक्स में न्यूमेरिकल गाज में दिए जाते हैं। तो अब आपको कन्वर्जन फैक्टर पता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 4 गाज। तो आज का टॉपिक बस यही था। हमने क्या देखा कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज देखा, हमने एक पूरे लाइन कंडक्टर का सेगमेंट लिया, उसमें से कैरियर्स की तादाद निकाली, फिर उन पे लगने वाली फोर्स देखी, फिर उससे सिंगल चार्ज की फोर्स देखी, फिर मैंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितनी होगी, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितनी होगी। राइट हैंड रूल लगाया मैंने, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल लगाया। आप इसमें एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास इसी तरीके से फिर हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा, मैक्सिमम कब होगा, यानी जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स आपके पास मैक्सिमम आएगी। जब आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगी। फिर हमने बी के यूनिट पढ़े, न्यूटन एम्पेयर, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, जिसे हम टेस्ला बोलते हैं। हमें पता चला कि जो नॉन ऐसे यूनिट है बी के वो गाज है, तो 1 टेस्ला इक्विवेलेंट है 10 रेज़ पावर 4 गाज के। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।